गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 64 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 64 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो पहला प्रश्न है करंट अफेयर्स का, 3 स्टेटमेंट वाला। अभी एक डेट हाल ही में गुजरी है, 16 सितंबर। 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस, और ओजोन के संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य ओजोन क्षयकारी पदार्थ के उत्पादन और खपत को कम करना है। भारत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता देश है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को वर्ष 2015 में पेरिस समझौते के अंत में घोषित किया गया था। देखिए, विभिन्न देशों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 1987 में हस्ताक्षर किए थे, और 1989 को ये लागू हुआ, प्रभावी हुआ। तो यहाँ 2015 का पेरिस समझौता लिखा, जो कि गलत है। यानी थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ जहाँ 3 है वो नहीं होगा, केवल 1 और 2। इसका आंसर हो जाएगा बी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जो है हाल ही में 29वां विश्व ओजोन दिवस मनाया 16 सितंबर को। और 16 सितंबर को दुनिया भर में विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, जिसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और यह ओजोन को नष्ट करने वाले रसायनों को चरणबद्ध तरीकों से समाप्त करके पृथ्वी की ओजोन परत की रक्षा करने के लिए एक वैश्विक समझौता है। देखिए, इसमें ओजोन क्षयकारी रसायनों का उत्पादन और खपत दोनों शामिल है, और इस संधि पर हस्ताक्षर 16 सितंबर 1987 को किए गए, और 1 जनवरी 1989 से प्रभावी है ये। और इसकी पहली बैठक हुई थी 1989 में हेलसिंकी में। तो थर्ड वाला तो गलत है, यानी शुरू के 2 करेक्ट हैं। जो किगाली समझौता है, किगाली समझौता सामग्री प्रोटोकॉल में हालिया संशोधन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, जिसमें वर्ष 2016 में HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की परिकल्पना की गई है। और भारत 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरता देश बन गया। भारत ने कब हस्ताक्षर किए? 1992 में। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके सब्सक्राइब रखेगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। इनमें से कौन चीन, जापान और यूरोप के बीच प्राथमिक शिपिंग मार्ग है? बास जलडमरू मध्य, ताइवान जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य। पाक तो भारत और श्रीलंका के बीच है, यहाँ चीन, जापान और यूरोप के बीच पूछ रहा है। बेरिंग भी नहीं है, वास भी नहीं है, ताइवान जलडमरू मध्य, बी है इसका आंसर। ताइवान जलडमरू मध्य जो है वो चीन, जापान और यूरोप के बीच प्राथमिक शिपिंग मार्ग है। यह जलडमरू मध्य वर्तमान में दक्षिण चीन सागर का हिस्सा है, और उत्तर में पूर्वी चीन सागर से जुड़ता है। यह जलडमरू मध्य प्रशांत महासागर की एक शाखा है, जो दक्षिण चीन सागर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इसका निर्माण सातवाहन वंश के राजा महिपाल ने करवाया था, और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर का हिस्सा है, और ओडिशा में स्थित है। कौन सा सही है इसमें? 64 योगिनी टेम्पल पहली बात तो मध्य प्रदेश में, MP में है, उड़ीसा में नहीं है, तो गलत हो गया दूसरा स्टेटमेंट। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एक, और इसका निर्माण करवाया था देवपाल ने। देवपाल और पाल वंश के थे वो, न कि सातवाहन। तो गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर। देखिए, मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, विश्व धरोहर स्थल है। इस मंदिर का निर्माण कच्छप घात राजा देवपाल ने करवाया था, न कि महिपाल ने। और पाल वंश के थे वो, न कि सातवाहन। तो गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर। करंट अफेयर्स का प्रश्न है नंबर 4। निम्नलिखित में से किन देशों ने रक्षा सहयोग में सुधार के लिए K9 वज्र तकनीक का आदान प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई है? भारत और रूस, दक्षिण कोरिया और रूस,
दक्षिण कोरिया और भारत, भारत और जापान, भारत और इजराइल। देखिए यह है दक्षिण कोरिया और भारत, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। दक्षिण कोरिया रक्षा सहयोग में सुधार के लिए भारत के साथ पनडुब्बी और मिसाइल प्रौद्योगिकियों को साझा करने के लिए उत्सुक है, और दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने दक्षिण कोरियाई फर्म द्वारा निर्मित 52 कैलिबर ट्रैक किए गए स्वचालित होवित्जर K9 वज्र का हवाला देते हुए रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की है, और आने वाले 3 सालों में दक्षिण कोरिया भारत को 52 कैलिबर की उच्च मूल्य परियोजनाओं के लिए $4 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान करेगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, K9 वज्र का जहां नाम आ जाए भारत और दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली यानी सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च करने में सक्षम है। यह 1000 से 1400 किलोमीटर की दूरी तय करने पर हमला कर सकती है या कर सकता है, और तरल ईंधन रॉकेट मोटर द्वारा संचालित होता है या होती है। कौन सा सही है? प्रलय जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, सरफेस टू सरफेस मार करने वाली है, सतह से सतह पर मार करने वाली। अगर ये कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है तो 1000 से 1400 किलोमीटर तो मार कर ही नहीं सकती है, 500 किलोमीटर तक करेगी। ठीक है, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च करने में सक्षम है। ठीक है, ठीक है, इसकी मारक क्षमता है 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर, ना कि 1000 से 1500। तो इसी की वजह से गलत है दूसरा स्टेटमेंट, और ए है इसका आंसर। देखिए प्रलय जो है एक हिंदी का शब्द है जिसका अर्थ होता है सर्वनाश या बड़े विनाश का कारण बनना या क्षति। प्रलय मिसाइल परियोजना को वर्ष 2015 में मंजूरी दी गई थी, और यह प्रहार मिसाइल कार्यक्रम का व्युत्पन्न है जिसका पहली बार वर्ष 2011 में परीक्षण किया गया। यह सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च करने में सक्षम है, और DRDO ने इसे बनाया। तो पहला वाला सही हो गया। यह 150 से 500 किलोमीटर की दूरी पर हमला करने में सक्षम है। ठीक है, यानी दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, और दुश्मन की इंटरसेप्टर मिसाइलों द्वारा इसे रोकना बेहद मुश्किल है। प्रलय एक ठोस ईंधन रॉकेट मोटर द्वारा संचालित है। दूसरे ऑप्शन में लिक्विड लिखा था इसलिए गलत है वो, और दूरी के मामले में भी गलत है। ठीक है, और एक उच्च विस्फोटक पूर्व निर्मित विखंडन हथियार है ये प्रलय मिसाइल, जिसका वजन लगभग है 300 किलोग्राम से 700 किलोग्राम के बीच में। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है दो बातों से। ठीक है, ठोस ईंधन के मामले में, और 150 से 500 किलोमीटर की मारक क्षमता है इसकी, ना कि 1000 से 1400। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। PM विश्वकर्मा योजना करंट अफेयर्स का प्रश्न है। इसके तहत बुनकरों को, सुनारों को, लोहारों को, कपड़े धोने वाले श्रमिकों को और नाई सहित पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों को कितने लाख रुपए तक का रियायती ऋण प्रदान करना है सरकार के द्वारा? ₹5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, कितना? इसका उत्तर है 2 लाख। देखिए PM विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य है बुनकरों, सुनारों, लोहारों, कपड़े धोने वाले श्रमिकों और नाई सहित पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को 2 लाख रुपए तक का रियायती ऋण प्रदान करना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय है, और जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है वो विश्वकर्माओं की भलाई के लिए योजना के कार्यान्वयन के लिए सक्रिय सहायता प्रदान करेगा। और यह योजना पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी कारीगरों और शिल्पकारों के लिए उपलब्ध है। तो याद रखिएगा इस योजना को। क्वेश्चन नंबर 7 करंट अफेयर्स का है। हाल ही में समाचारों में देखे गए मूले शब्द को निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है?
एक चंद्र रोवर है ये, एक ड्रोन रक्षा प्रणाली है, एक एंटी टैंक मिसाइल है, या एक भार वहन करने वाला स्वायत्त रोबोट है? क्या है? मुल, MULE, ये एक रोबोट है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, भारतीय सेना ने हाल ही में जम्मू में नॉर्थ टैक संगोष्ठी 2023 में मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट, ये है MULE का पूर्ण रूप, प्रस्तुत किया। और ये भारतीय सेना के लिए डिजाइन किया गया एक स्वायत्त भार वहन करने वाला रोबोट है ये। इसे आतंकवादियों का पता लगाने और उन्हें खत्म करने में मानव मुक्त हस्तक्षेप के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, यानी किसी सोल्जर को भेजने से पहले इसको भेज दो। यह खतरों का पता लगाने और उन्हें मार गिराने में ऑपरेटर की सहायता के लिए 360 डिग्री कैमरे और रडार से सुसज्जित है। ये मूल, यानी मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख तत्व हैं जो विभिन्न आवासों की भौतिक और रसायन स्थितियों में विभिन्नता पैदा करते हैं? प्रकाश, मिट्टी, प्रतियोगी, रोगजनक, शिकारी, तापमान। विभिन्न आवासों की भौतिक और रासायनिक स्थितियों में विभिन्नता पैदा करते हैं। कौन कौन से हो सकता है? प्रकाश तो होगा, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी भी, रोगजनक भी, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट, ये तो चारों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। शिकारी भी, प्रतियोगी भी, तो सारे के सारे हो गए, 6 के 6। 6 वाला ऑप्शन पकड़ लीजिए। कितने विकल्प इसमें सही हो जाएंगे? तो सभी 6 सही हो जाएंगे। ऑप्शन थे केवल 4, केवल 5, केवल 3। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है इसमें तापमान यानी टेम्परेचर, जल यानी वाटर, प्रकाश यानी लाइट, मिट्टी यानी सॉइल। ठीक है, हमें याद रखना चाहिए कि केवल भौतिक रासायनिक घटक ही किसी जीव के आवास को पूरी तरह से चित्रित नहीं करते। आवास में जीव के जैविक घटक भी शामिल होते हैं, यानी अबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। रोगजनक, परजीवी, शिकारी और प्रतिस्पर्धी, जिनके साथ वे लगातार बातचीत करते हैं। तो सारे हो गए। ठीक है, अजैविक घटक भी और जैविक घटक भी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो था पर्यावरण पारिस्थितिकी का। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी पर्यावरण पारिस्थितिकी का है, 3 स्टेटमेंट वाला। कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, इकोटोन दो या दो से अधिक विविध पारिस्थितिक तंत्रों के बीच जंक्शन का एक क्षेत्र है। इकोटोन हमेशा बायोम से बड़ा होता है। एक अच्छी तरह से विकसित इकोटोन में कुछ अद्वितीय जीव हो सकते हैं जो निकटवर्ती पारिस्थितिक तंत्र में अनुपस्थित हो सकते हैं। कौन सा सही है? इकोटोन दो या दो से अधिक विविध पारिस्थितिक तंत्रों के बीच जंक्शन का एक क्षेत्र है। ठीक है, इकोटोन हमेशा बायोम से छोटा होता है, बड़ा नहीं होता। एक अच्छी तरह से विकसित इकोटोन में कुछ अद्वितीय जीव हो सकते हैं जो निकटवर्ती पारिस्थितिक तंत्र में अनुपस्थित हो सकते हैं। इस तरह के जो स्टेटमेंट लिखे आते हैं ना, हो सकते हैं, तो ये सही हो जाते हैं और ये ठीक है। तो इकोटोन इंपॉर्टेंट है पर्यावरण पारिस्थितिकी का के लिए। तो जहाँ जहाँ 2 है उसको हटा दीजिए, केवल 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए, इकोटोन दो या दो से अधिक विविध पारिस्थितिक तंत्र के बीच एक जनसंचार क्षेत्र है। उदाहरण के लिए मैंग्रोव वन समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बीच एक इकोटोन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इकोटोन बहुत संकीर्ण या काफी चौड़ा हो सकता है, लेकिन बायोम से बड़ा नहीं हो सकता। तो गलत है दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है, बायोम जो कि एक बहुत बड़ी इकाई है। अच्छी तरह से विकसित इकोटोन में कुछ ऐसे जीव होते हैं जो आसपास के समुदायों से पूरी तरह से अलग होते हैं। थर्ड करेक्ट है। यह भी साइंस या एनवायरमेंट इकोलॉजी का ही प्रश्न है। पर्यावरण पर दालों के लाभों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? दालें जो हम खाते हैं उन्हीं की बात हो रही है। देखिए, दालों और फलियों की जड़ों में मिट्टी को समृद्ध करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। दालें पर्यावरण नाइट्रोजन का जैविक निर्धारण करती हैं। दालें मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती हैं। सारे सही हैं। बिल्कुल, ये दालों के संदर्भ में तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर।
तो दालों और फलियों की जड़ों में मिट्टी को समृद्ध करने वाले बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से राइजोबियम कहा जाता है। इसलिए दालें पर्यावरणीय नाइट्रोजन का जैविक निर्धारण करती हैं। दालें मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ भी बढ़ाती हैं, गुणवत्ता में सुधार करती हैं और इसकी जैव विविधता को बनाए रखती हैं। दालें मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती हैं और विश्व स्तर पर खाद्य फसलों की खेती के लिए आवश्यक प्रमुख उर्वरकों की खपत को लाखों टन कम करती हैं। तो सारे के सारे करेक्ट हैं। देखिए 10 प्रश्न ये ऐड किए गए थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये नंबर है, फुल टेस्ट सीरीज आप प्राप्त कर सकते हो यूपीपीसीएस की भी और आरओ की भी। धन्यवाद।